नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात में आप सबका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पुनीत पाठक। बीते दिनों तर्रेम में जो मुठभेड़ हुई, इसकी गूंज सारे देश में सुनाई पड़ी। 22 जवानों की शहादत के बाद एक बार फिर से केंद्र और राज्य सरकारों ने हाथ मिलाकर, साथ मिलकर नक्सलियों के खात्मे का दावा किया। लेकिन बार बार सवाल उठा, आखिर कैसे? खबर यह भी मिली कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन ऑल आउट की तर्ज पर अब नक्सलियों का भी सफाया होगा और इसके लिए सुरक्षा एजेंसियों ने टॉप 50 नक्सल कमांडर की एक लिस्ट बनाई और इसमें छत्तीसगढ़ समेत झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश में सक्रिय नक्सली कमांडर्स के नाम हैं। दावा यह है कि इस लिस्ट में 10 बेहद खतरनाक महिला नक्सल कमांडर्स भी हैं और कुछ इनमें से छत्तीसगढ़ में। टॉप नक्सल कमांडर्स को मोस्ट वांटेड लिस्ट में अगर नामों को देखें तो इसमें वो नाम है जिस पर लगातार खबरें आती रहीं, लगातार जिम्मेदारी जिस पर डाली जाती रही, नक्सल कमांडर हिड़मा। वही हिड़मा जो बीजापुर में सीआरपीएफ और डीआरजी के खिलाफ हमले में शामिल रहा। सवाल यह उठता है कि अब की बार इस रणनीति का जमीन के ऊपर कितना असर होगा, कितनी कारगर होगी, इस पर बात करेंगे। लेकिन इसके पहले जो मोस्ट वांटेड हिड़मा है, इसके बारे में इसी के पुराने साथियों ने क्या खुलासा किया है, किस तरह ये कमांडर बना, कैसे इतनी बड़ी चुनौती बना कि हिटलिस्ट में सबसे ऊपर है, जानते हैं इसके बारे में। लाल गैंग का तिलिस्मी कमांडर, वो बस्तर में बारूद बिछाता है, वो घात लगाकर हमला बोलता है। नाम है हिड़मा। जी हां, ये नाम बस्तर में एक ऐसे नक्सल कमांडर का जो कि बीजापुर के तर्रेम से लेकर तार मेटला हमले का मास्टरमाइंड बताया जाता है। हिड़मा से पहले आपको कुंवरती गांव के बारे में जानना चाहिए, जिसे नक्सलियों की नर्सरी भी कहा जाता है। सुकमा और बीजापुर की सरहद पर यह गांव बसा है। 90 के शुरुआती दशक में ही दक्षिण बस्तर नक्सलियों का मजबूत गढ़ बनने लगा था और यहीं उस वक्त के नक्सल कमांडर बदन्ना ने माडवी हिड़मा की पहचान की। उस वक्त वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा था, लेकिन जल्द ही वो नक्सलियों की पाठशाला में युद्ध की पढ़ाई करने लगा, खासकर गुरिल्ला युद्ध की। हिड़मा ना गरीब लड़का है, वो पढ़ने में थोड़ा माहिर था, छोटे था बच्चे समय तो थोड़ा सेंट था। उसको पता नहीं कैसी उसको आने के लिए इच्छा लगा तो भर्ती, लेकिन नाबालिग के हिसाब से भर्ती नहीं करना था, लेकिन वो बाल संघ में काम कर रहा है, उसको भर्ती किया था। लेकिन लड़का उस समय ऐसी नहीं था। जल्द ही हिड़मा नक्सलियों के बाल संगम से सीधे नक्सलियों के मिलिट्री सिस्टम में प्लाटून का हिस्सा बना। इसके बाद हिड़मा नहीं रुका। दक्षिण बस्तर से महाराष्ट्र की सीमा तक उसने कई वारदातों को अंजाम दिया। वो बचपन से भर्ती जैसा हुआ, तब से ना वो सीधा मिलिट्री दल में चले गया, प्लेटून में चले गए। उसका दलम से ज़्यादा अनुभव है, प्लेटून से ज़्यादा जानकारी है, तो उसमें भी कार्य करते हुए उसको मिलिट्री में ज़्यादा अनुभव ज़्यादा है। तो इसी कारण जो मिलिट्री कमांडर भी बनाया था उसको, फिर उसका अलग से एक प्लेटून सौंप दिया था। माहिर है, माहिर है, काम करने में माहिर है। अब जिन 50 मोस्ट वांटेड नक्सलियों की लिस्ट बनाई गई है, उसमें मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन देश की पहली बटालियन का गठन हिड़मा के नेतृत्व में किया। हिड़मा लगातार मजबूत हो रहा था और सरकारें उसे गंभीरता से नहीं ले रही थी। हिड़मा के साथ 35 से 40 युवाओं की टीम हमेशा साथ रहती, जो उसे सुरक्षा देती। यही वजह है कि वो आज तक सुरक्षा बलों के हाथ नहीं लगा। पुलिस जब भी उसकी मांद में घुसती है, उसे मुंह की खानी पड़ती है। हिड़मा पर 40 लाख रुपए का इनाम है, लेकिन वो अब भी बस्तर के जंगलों में खुलेआम घूम रहा है। तो इतना ही जी नहीं है, वो इतना प्लेटून कमांडर है, उसका पीछे 50-60 फोर्स रहती है, उसको गनमैन अलग रहते हैं। फिर वो एक जिम्मेदार व्यक्ति बाध्यता जिम्मेदार में चले गया, हर एक केंद्र कमेटी तक गया बोलने से इतना ही जी नहीं है कि पकड़ सके, वो कर सके। हालांकि जब भी मुठभेड़ होती है, नक्सलियों के कई लीडर मारे जाते हैं, लेकिन हिड़मा अभी भी जवानों के लिए पहेली बना हुआ है। हिड़मा धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाता जा रहा है। ऐसे में सुरक्षा बलों और सरकारों को कोई बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है, ताकि हिड़मा के आतंक का खात्मा किया जा सके। नरेश मिश्रा, IBC 24, जगदलपुर।
तो लगातार हिडमा को लेकर खबरें आती रहीं, लगातार उसके मास्टरमाइंड होने की बातें सामने आती रहीं, लेकिन वो दरअसल कैसे इतना बड़ा नक्सल कमांडर बना। जब उसके साथी ने उसकी विशेषताओं के बारे में बताया तो कई सारी बातें जो अब तक सामने आई उनसे इतना स्पष्ट है कि वो इलाके को जानता है, काम करना जानता है, काम कैसे कराना ये जानता है। एक खबर ये भी आई कि जो पिछले दिनों तर्रेम में नक्सल मुठभेड़ हुई, इसमें जो एम्बुश प्लान किया गया था, अगर उसमें हिडमा भी पहुंच गया होता वक्त रहते तो शायद एम्बुश इतनी जल्दी जवान तोड़ नहीं पाती, यानी और बड़ा नुकसान ताड़मेटला की तर्ज पर हो सकता था। ये केवल बातें हैं, सूचनाएं हैं जो उस इलाके में एक्सपर्ट या जवानों को या तो सुनने को मिलती है या उनसे सुनने को मिलती हैं। हमारे साथ में इस वक्त दो ऐसे लोग जुड़े हैं जो उस इलाके से और उस इलाके में चलने वाले तमाम ऑपरेशन से अच्छी तरह वाकिफ हैं। एक हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा जुड़े हैं और दूसरा मनीष गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हैं। मनीष गुप्ता जी, पहला सवाल मेरा आपसे है, एक मोस्ट वांटेड लिस्ट बनाई गई और उसमें हिडमा टॉप कमांडर के तौर पर शामिल बताया जाता है, जिसको खात्मा करना बेहद जरूरी माना गया है। इस लिस्ट तक हिडमा पहुंचा है और अब भी ये पकड़ से दूर है, अब भी इसके दिमाग और इसकी प्लानिंग को लेकर के दो कदम आगे नजर आता है। ऐसा क्यों है? देखिए, जो हिडमा है वो प्रारंभ से ही वो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बना रहा है। और जैसा हम देख रहे हैं कि बस्तर में जो बटालियन है, नक्सलियों की जो बटालियन नंबर 1 है, जिसको हिडमा लीड कर रहा है, ये लगातार ऑपरेशनों को अंजाम देती है। कई बड़ी घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया है। पुलिस ने जब भी पुलिस इनके एम्बुश में फंसी है, बड़ी मुश्किल से बच करके आई है और पुलिस को बड़े बड़े नुकसान किए हैं इन्होंने। ये कहीं ना कहीं पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है और बस्तर में अगर नक्सलियों को रोकना है तो बटालियन को कमजोर करना, बटालियन को खत्म करना सुरक्षा बलों की पहली प्राथमिकता है। और मुझे लगता है कि अभी जो सेंट्रल ने, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 50 जो टॉप कमांडर की जो सूची जारी की है, इसमें जो कि बस्तर के हिसाब से अगर हम देखें तो हिडमा जो है वो नंबर 1 टारगेट है। और अगर ओवरऑल जो नक्सल पंथ को लेकर के हम अगर देखेंगे तो मुझे लगता है कि नक्सलियों के जो सेंट्रल कमेटी, पोलिट ब्यूरो और एसजेडसी जो कमेटी है, ये इसके 50 मेंबर जो है वो लगातार सुरक्षा बल, सरकार और लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं। यही कारण है कि इनको टारगेट किया गया है। देखिए, बस्तर की अगर भौगोलिक स्थिति को अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आप पाएंगे कि बस्तर की विषम भौगोलिक परिस्थिति कहीं ना कहीं नक्सलियों के लिए वरदान साबित होती रही है। बस्तर के जो आदिवासियों में जो अशिक्षा और जागरूकता की कमी, ये कहीं ना कहीं नक्सलियों के लिए वरदान साबित होती रही है। बस्तर के अंदरूनी इलाकों के जो हालात है, विकास का न होना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर न होना, कहीं ना कहीं शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं, ये नक्सलियों के लिए वरदान साबित रही हैं। कहीं ना कहीं नक्सली अपने एजेंडे में, अपने जो एक उनका वातावरण है, उस वातावरण में यहाँ के आदिवासियों को, भोले भाले आदिवासियों को फंसा करके अपने संगठनात्मक गतिविधियों से, बाद में हिंसात्मक गतिविधियों से उनको लगा करके लगातार अपने साथ अपनी फौज को मजबूत बनाते रहे हैं और कहीं ना कहीं विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम दे करके दहशत के पर्याय बने रहे हैं। यही कारण है कि तभी इनके बारे में मनीष जी बात कही जाती है कि अगर देश में टॉप कमांडर्स की लिस्ट में ये पहुंचा है तो जाहिर तौर पर एक बड़ा चैलेंज अब कम से कम माना है। हम जो रिपोर्ट देख रहे थे, दर्शकों को दिखा रहे थे, इसमें लंबे समय तक इसे शायद सीरियसली नहीं लिया गया, ये दिखा था, लेकिन अब इसको टॉप लिस्ट में शामिल किया गया। नरेश भी हमारे साथ में जुड़े। नरेश, एक और खबर ये मिली है कि अगर ये होता तो तर्रेम का नक्शा कुछ और होता, अगर हिडमा होता, वक्त पर पहुंच गया होता, एम्बुश उसने प्लान किया होता, उसके सामने होता, तो शायद इतनी जल्दी एम्बुश टूटता नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये संभव है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि जो पहला एम्बुश है उसमें वो नहीं पहुंचा था और उस वक्त उसकी पार्टी कुछ पीछे थी, लेकिन बाद में जब वो पहुंचा तब तक एक पार्टी एम्बुश तोड़कर निकल गई थी। और योजना ये थी इन पूरी बटालियन की कि पूरे के पूरे जवानों को एक साथ घेरा जाए, एक साथ उनकी घेराबंदी की जाए। तो ये जिस तरह से कम पिछले कुछ समय से बड़े हमले होते रहे हैं और इस हमले के जो नतीजे हैं वो इस तरफ इशारा करते हैं कि इस बात की संभावना थी बिल्कुल कि अगर ये नक्सलियों का ये एम्बुश टूटता नहीं और बड़ी तादाद में पीछा कर रहे जो नक्सली थे वो समय रहते पहुंच जाते तो शायद ज्यादा नुकसान होता।
चलिए नरेश, आपका भी धन्यवाद। मनीष जी, आपका भी शुक्रिया वक्त निकालकर इस विषय पर बातचीत अपनी रखने के लिए। तो मोस्ट वांटेड हिड़मा के बारे में जितनी भी जानकारियां सामने आई, लाल आतंक का ये पोस्टर बॉय है, एक खूंखार नक्सली कैसे बना, इसके बारे में इसके साथ ही बताते हैं कि बचपन से लेकर अब तक ठोस प्लानिंग और जिस तरह की कदकाठी इसकी रही है, जिस तरह उस इलाके का अच्छा नॉलेज रहा है, जैसे लोगों को डील करता रहा है, संगठन के साथ में अपने लोगों को जोड़ने की क्षमता रखता है, ये इसको इस स्थान तक लेकर आया। लेकिन ये बड़ा चैलेंज है फोर्सेस के लिए, ये बड़ा चैलेंज है वो तमाम टॉप 50 कमांडर्स जिनके खात्मे को लेकर अब बताया जाता है कि कमर कस ली गई है, केंद्र और राज्य मिलकर इस पर काम करेंगे। हमारे साथ में दोनों पक्षों से नेता जुड़ चुके हैं। केदारनाथ गुप्ता जी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और सुरेंद्र शर्मा जी हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। दोनों नेता जो हैं इस समस्या से भी वाकिफ हैं और जो सूची बनी है इस पर हम इनकी राय जानेंगे। सुरेंद्र शर्मा जी, बहुत दिन नहीं बीते हैं जब हम जवानों की शहादत पर ये बार बार कहते रहे हैं कि अब ये व्यर्थ नहीं जाएगी। हर घटनाक्रम के बाद हमने आपने सुना है अब ये व्यर्थ नहीं जाएगी। हर बार हमने ये सुना है कि अब हाई टाइम आ गया, अब कम से कम आगे कोई नुकसान ना हो, जवानों को बड़ा नुकसान ना पहुंचे। अब बताया जाता है कि 50 नक्सली कमांडर की सूची, हिड़मा भी इसमें शामिल है, छत्तीसगढ़ के कई कमांडर शामिल है। क्या उम्मीद आप करते हैं, क्या तैयारी आप देखते हैं, सरकार आपकी यहां? सुरेंद्र जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी सुरेंद्र जी, बात रखें अपनी। अब जो केंद्र और राज्य मिलकर हाथ मिलाकर काम करने की बात कह रहे हैं और एक 50 कमांडर की लिस्ट है, उसमें छत्तीसगढ़ के भी कुछ कमांडर बताए जाते हैं नक्सलियों के। क्या उम्मीद आप रखते हैं और क्या तैयारी देखते हैं? और गंभीर समस्या है, खास तौर पे छत्तीसगढ़ के वनवासियों के लिए, बस्तर जैसे सुरम्य स्थान के लिए गंभीर समस्या है। हम लोगों ने कई बार कई तरह से शहादत को देखा है, कई किस्म का नुकसान पर हमको उठाने की नौबत आई है। कांग्रेस पार्टी ने तो पूरी अपनी पीढ़ी को खोया है। इस बात का दर्द, इस बात की तकलीफ हमेशा रहती है। और अभी एक अच्छी बात यह है कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों मिल करके इस समस्या के समाधान के लिए प्रयत्नशील हैं। और मैं ये उम्मीद करते हैं कि हम कितनी भी बड़ी समस्या आई हो इस देश के सामने, इस राज्य के सामने, एक समय आया है कि उस समस्या का समाधान हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि इस नक्सलवाद की समस्या का भी समाधान होगा और इस दिशा में सरकार की तरफ से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे अभी मनीष गुप्ता जी बता रहे थे कि लोगों के भोलेपन का फायदा उठाना, उनके अंधविश्वास का फायदा उठाना, उनको इस बात के लिए कहना कि आपके जंगल को छीन लेंगे, आपके वनोपज को छीन लेंगे, आपकी जिंदगी दुश्वार कर देंगे, आपकी स्वतंत्रता बाधित होगी, ये इस तरह से तरह तरह की बात करके हथियार उठाने के लिए गांव के लोगों को तैयार करना, दबाव डाल करके तैयार करना। और इस तरह की जो परिस्थितियां लगातार नक्सलवादियों के द्वारा निर्मित की जाती है, मगर धीरे धीरे जिस तरह से उन्होंने आदिवासियों के साथ चलिए, तो संपर्क हमारा सुरेंद्र जी से फोन का कटा है, हम उनको देख तो पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं। मैं केदार जी के पास तब तक चलता हूं। केदारनाथ जी, केंद्र में आपकी सरकार है, केंद्रीय गृह मंत्री आए थे, उन्होंने अपनी तरफ से वायदा किया था कि अब इस समस्या के ऊपर पहले भी काम होता रहा लेकिन अब काम होगा। अब ऐसा बताया जाता है कि सुरक्षा बलों ने एक सूची बनाई, एक लिस्ट बनाई है, हिट लिस्ट आप इसे कह सकते हैं, और इसमें हिड़मा समेत छत्तीसगढ़ के कई कमांडर हैं। उम्मीद आप क्या करते हैं? सरकार बदल गई, दशक बदल गए, बीत गए, लेकिन फिर भी समस्या अभी भी खत्म नहीं हुई। तो हमारे साथ में सुरेंद्र शर्मा जी और केदारनाथ गुप्ता जी। सुरेंद्र शर्मा जी, क्या अप्रोच बदलना पड़ेगी? जो नक्सलियों के खात्मे के लिए रणनीति बनाई जा रही थी, क्या उसको बदलना पड़ेगा? क्या अब जो ये बात की जा रही कि इन 50 कमांडर को सफाया किया जाएगा, इसको लेकर एक लिस्ट पर काम हो रहा है, क्या इसके बाद में और सख्ती, या हम कहें कि और वो एग्रेशन जिसकी जरूरत लगातार लोग तब महसूस करते हैं जब जवानों की शहादत होती, वो अब जमीन पर दिखेगा? निश्चित रूप से दिखेगा। ये 50 लोगों की, जिन लोगों ने पूरे नक्सलवाद को कमांड करते हैं और जिस तरह से हैंडल करते हैं, और मुख्य रूप से
किसी भी संगठन का उसका जो मुखिया होता है, उसका नेतृत्व करता होता है, उसका विचारक होता है, चिंतक होता है, प्रचारक होता है, ऐसे लोगों को कमजोर करने में वो संगठन भी कमजोर होता है। तो निश्चित रूप से बिल्कुल सही योजना है। 50 लोगों को लक्षित करके उनको पराभूत किया जाएगा, पराजित किया जाएगा, उनको सरेंडर करने के लिए या उनको गोलियों के जवाब गोलियों से दिया जाएगा और इस दिशा में निश्चित रूप से काम होगा। बार बार की जो हमारी शहादत है, बार बार के जवानों के शहादत को हम झेलते झेलते थक चुके हैं और बस्तर के अशांति से जनता त्रस्त हो चुकी है। इस दिशा में निश्चित रूप से निर्णायक कदम उठाने का समय आ चुका है, निर्णायक कदम उठाया भी जा रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में इसका आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। केदार जी, केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। मौजूदा वक्त में जो घटनाक्रम घटा उसके बाद अब फिर से एक तेजी के साथ में एक अभियान कैंपेन चलाने की बात की जा रही, कितना उम्मीद आप रखते हैं? अप्रोच आपको सरकारों की कैसी लगती है इस समस्या को लेकर? देखिए, अगर सरकारों की अप्रोच की बात करें तो केंद्र सरकार के गृह मंत्री ने इस घटना को तत्काल संज्ञान में लिया, असम चुनाव का दौरा कैंसिल किए, दिल्ली पहुंचे, वहां उच्च अधिकारियों की बैठक ली और सीधा वो जगदलपुर आए, जगदलपुर से घटना स्थल गए, फिर रायपुर आए। तो केंद्र सरकार आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, उसके लिए बहुत सख्त है और सख्त कदम उठाना चाहती है। परंतु कभी कभी ऐसा समझ में आता है, सुनने में आता है कि कहीं राज्य सरकार की अलग नीति होती है कि हम बात करेंगे नक्सलवाद में, हम 4 स्तरीय बात करेंगे। तो अब इस बात को समझ लेना चाहिए कि नक्सलवाद अब कोई वाद नहीं है, ये गुंडे हैं, हत्यारे हैं, ये विकास विरोधी तत्व हैं और इनसे इन्हीं की भाषा में बात करना होगा और बहुत सख्ती से ये जो कमांडर्स की लिस्ट आई है इसमें सख्ती से अमल करते हुए इन पे सीधा आक्रमण करना पड़ेगा। और जो भोले भाले हमारे आदिवासियों को फंसाने की बात है, उनकी हत्याएं भी की है इन्होंने आदिवासी भाइयों की, चाहे वो पूर्व उप सरपंच हो, चाहे हमारे विधायक भीमा मंडावी हो, झीरम कांड में हमारे कांग्रेस भाई नेतागण है जो आज हमसे जुदा हो गए। बार बार उस शहादत को याद करके सबको पीड़ा होती है और जो आज हमारे साथ डिबेट में बैठे हैं सुरेंद्र शर्मा जी, झीरम घाटी में वो भी थे और मेरी बहुत बार उनसे चर्चा हुई और उन विषयों को सुना। वो हृदय विदारक घटना सुनते हैं तो दिल दहल जाता है और हम सब मिलकर मांग करते हैं कि राज्य सरकार को बातचीत के अलावा सीधे जवाब देना चाहिए, उनकी भाषा में उनको जवाब देना चाहिए और बातचीत का रास्ता तो हथियार छोड़े हो रहा है, परंतु सीधा जवाब देना चाहिए गोली से और खत्म करके ही दम देना चाहिए। हिंडमा जैसे कमांडर जो नक्सलवादी हैं जिन्होंने हमारे सुरक्षा बल के सैकड़ों जवानों की जान ली है। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि दोनों सरकारें, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर अब इसका समूल नाश करते तक दम नहीं लेना चाहिए और हमारे सुरक्षा बल के जवान जिन्हें मैं सैल्यूट करता हूं, अपने घर द्वार और अपनी जान की चिंता छोड़कर और इसके पीछे लगे हैं, उनका अपना बदला लेना चाहिए। मैं कहूंगा सुरक्षा बल के जवानों को और पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता हमारे जवानों के साथ है। कांग्रेस पार्टी अगर नक्सलवाद के खिलाफ कोई भी कड़ा कदम उठाती है तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, नेता उनके साथ है। पर मैं एक बात बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं, हम राजनीति नहीं करना चाहते पर बस्तर क्षेत्र में 12 विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, उसमें एक मंत्री भी है, एक सांसद भी है। किसी ने इस घटना की निंदा नहीं की और किसी ने यह कहा नहीं कि नक्सलवाद को यहां से समूल नष्ट करना चाहिए। क्या जब तक राजनीतिक तीव्र इच्छा शक्ति नहीं पैदा होगी उस क्षेत्र में तो इसकी संभावना है खत्म होने की? कहीं ना कहीं हमको इस बात पर चिंतन करना होगा और किस बात का भय खुलकर आना चाहिए। जनता ने आपको चुना है और जनता अगर परेशान हो रही है तो उसका विरोध करना चाहिए। मैं फिर से कहूंगा कि राजनीतिक भेदभाव को बुलाकर और कांग्रेस पार्टी के वहां के स्थानीय नेताओं को इसे समूल नष्ट करने के लिए सामने आना चाहिए, सुरक्षा बलों का साथ देना चाहिए और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नक्सलवाद को खत्म करने के लिए इनसे कंधा से कंधा मिलाकर चलने तैयार है। पर अब कोई सुरक्षा जवान हमारा हताहत ना हो, भगवान से भी ये प्रार्थना करते हैं और राज्य सरकार से भी कि इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। राजनीतिक इच्छा शक्ति, फिर से कहूंगा मैं तीसरी बार कि वहां के विधायक 12 विधायक हैं, हमारे एक विधायक थे जिनकी भी नक्सलवादियों ने हत्या कर दी, उनको आवाज उठाना चाहिए और ये मांग करना चाहिए कि नक्सलवाद खत्म हो और कांग्रेस पार्टी इसके लिए मजबूती के साथ खड़ी है। कहीं ना कहीं ये संदेश जाना तो चाहिए, क्यों नहीं जाता ये मेरे समझ में नहीं आता। कवासी लखमा जी जो मंत्री हैं वो भी झीरम घाटी में थे और
उन्होंने अपनी आंखों से वो नृशंस हत्याओं को देखा है। मैं समझता हूं वो उसका दर्द जानते होंगे और ये मांग करेंगे कि नक्सलवाद खत्म होना चाहिए। सुरेंद्र शर्मा जी, क्या आप इनमें से किसी भी बात का, जो केदार जी ने कहे हैं, आप किसी भी बात से असहमत हैं? क्योंकि ये तो तय है कि क्या कोई कंफ्यूजन है, बार बार ये सवाल उठता है कि बातचीत से हल निकालना चाहिए या सीधे अटैक करना चाहिए, सीधे मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जवान उस भाषा में बोलते हैं, लेकिन राजनीति जहां इसमें इन्वॉल्व होती है वहां बातचीत के विकल्पों की बात की जाती है। क्या इस पर कोई संशय अब भी बरकरार है? बिल्कुल संशय बरकरार नहीं है। हमारे मन में जी ने कह दिया है कि बातचीत करने का प्रश्न वहां पैदा होता है जब हथियार समाप्त कर दिया जाए, संविधान को स्वीकार किया जाए। और ये ऐसे लोग हैं, ना हथियार रखेंगे ना ये संविधान को स्वीकार करेंगे, इसलिए बातचीत करने का कोई प्रश्न नहीं है। सरकार एकदम सही दिशा में है, योजना एकदम सही है। नक्सलियों का जो समूह है पाठक जी, उसमें से दो तीन किस्म के लोग हैं। ये जो 40, 50, 60, 100 लोग होंगे, ऊपर के 100 लोग पूरा मलाई यही खाते हैं, पूरी योजना यही बनाते हैं, सुपारी लेने का काम यही करते हैं, उगाही का काम यही करते हैं, लोगों का दमन यही करते हैं, आदिवासियों को जबरदस्ती नक्सल समूह में भर्ती करने के लिए मजबूर यही लोग करते हैं, इन्हीं लोग डराते हैं। तो स्थानीय कांग्रेस के नेताओं को आवाज इंजन काटा जाए। ये जो 50 लोगों को लक्ष्य करके सरकार जो योजना बना रही है, इसमें सफलता मिलेगी तो नक्सलवाद की कमर बहुत तेजी के साथ टूटेगी। और हम सब यकीन करते हैं, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता, क्या पूरे हिंदुस्तान के लोग इस नक्सलवाद से त्रस्त हैं। ये आज तक नहीं बता पाए कि ये देश में क्या चाहते हैं, क्या परिवर्तन चाहते हैं, इस बात को मानते हैं। क्या लोकतंत्र पे तो उनको विश्वास है ही नहीं, भारत के संविधान पर उनको विश्वास है ही नहीं। बंदूक के दम पे केदार जी कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। सुरेंद्र जी। जी मैं जरूर पूछें। मैं सुरेंद्र भैया, आप झीरम कांड में शामिल थे, मेरी आपकी चर्चा भी हुई, मैंने बहुत बातें सुनी और बड़ा हृदय विदारक घटना थी। हमने अपने कांग्रेसी भाइयों को खोया है और बड़ा दुख है। परंतु वहां जो 12 विधायक हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के और सांसद हैं, कभी उनका कोई बयान और इस पर विरोध नहीं आता। इस बात की चिंता है कि एक राजनीतिक इच्छा शक्ति, आप जननेता है, वहां जनता ने आपको चुना है, कहीं ना कहीं तो उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, आवाज उठनी चाहिए। मैं आरोप नहीं लगा रहा, पर अगर हम नक्सलवाद से सब मिलकर लड़ना चाहते हैं तो मेरे मन की बात है कि आखिर ऐसा क्यों नहीं होता। नहीं, दरअसल में हुआ ये कि ये इस बार की जो घटना हुई, पहले जब भी घटना हुई है तो बस्तर के विधायकों ने भी, बस्तर के मंत्री ने भी उनकी आलोचना भी की है, निंदा भी की है, उसके संबंध में अपनी काफी बयानबाजी भी की है। मगर अभी की जो घटना जो घटी, एक बड़ी घटना थी और तत्काल केंद्रीय गृह मंत्री जी आ गए, हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी पहुंच गए। और जब देश के और प्रदेश के जब सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति लोग किसी विषय में अपने विचार रख रहे हो तो बाकी लोगों को विचार रखना आवश्यक नहीं है। मगर एक बात निश्चित समझ लीजिए कि बस्तर के 12 विधायक, मंत्री सहित और दोनों सांसद नक्सल फूलो देवी नेताम भी तो झीरम में थी। ये बात आप क्यों बोलते हैं? वो राज्यसभा के सदस्य हैं और सभी लोग इस बात से निंदा भी करते हैं। इसको बहुत कुछ सहा है, बहुत तकलीफ, इसमें से कई विधायक जो हैं वो टारगेटेड रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, उनके जीवन को स्वयं की स्थिति संकट में रही है। नक्सलवाद की निंदा हर कोई करता है, नक्सलवाद का विरोध हर कोई करता है। चलिए, इस वक्त नक्सलवाद की निंदा से कहीं ज्यादा इस पर एक क्लैरिटी, एक स्पष्ट विजन की जरूरत है। और अगर ये क्लैरिटी रहेगी तो जाहिर तौर पर ये जो प्लानिंग बना रहे हैं सुरक्षा बल के जो जवान हैं, इनकी तरफ से जो लिस्ट तैयार की गई, इसके खात्मे तक जहां छत्तीसगढ़ की बात हो, जहां हमारी सीमाओं की बात हो, वहां हमारी सीमाओं में एक भी कमांडर ना बचे। इसको लेकर दोनों पक्ष अगर अपनी तरफ से काम करें तो बेहतर स्थितियां वाकई बन सकती हैं और फिर हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि शहादत व्यर्थ नहीं गई। वरना बार बार हम वही जुमले दोहराते रहेंगे और इसके ऊपर आक्रोश प्रकट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस विषय के ऊपर जोड़कर अपनी राय रखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।